बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर आपने ग्रुप में भेजा है कुल प्लीज। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पास पेपर को कुछ पास पेपर्स हैं जिनमें पैडागोजी का पोर्शन है, जैसे कि 2024 में ये लेक्चर मैथमेटिक्स का टेस्ट था, तो इसका पैडागोजी का पोर्शन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो पेपर हैं जो ऑलरेडी आपको ग्रुप में पहले कभी मैंने शेयर किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें सिर्फ पैडागोजी का पोर्शन हम कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर मैथमेटिक्स में आई थिंक 40% जो पोर्शन था वो मैथ इसका पैडागोजी का था। क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग मेथड्स को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। जैसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, लेक्चर मेथड है, रेसिटेशन मेथड है, प्रोग्राम लर्निंग है, या स्टोरी टेलिंग मेथड है, और कौन से हो सकते हैं। ये कुछ फेमस मेथड्स हैं जो कि टीचर डायरेक्टेड हैं, यानी टीचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम का, तो टीचर बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करता, खुद ही सब कुछ बताता समझाता चला जाता है। तो कुछ मेथड्स होते हैं जो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा हैं। एक्टिविटी सेंटर्ड हो गया, फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया, अच्छा प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। तो ये बहुत सारे हैं मेथड्स। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया, हेरिस्टिक मेथड हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड हो गया। डिडक्टिव मेथड टीचर सेंटर्ड है। तो इंडक्टिव मेथड हो गया। ये वो सारे के सारे सिमुलेशन मेथड है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड हैं, जिनमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। अब ये तो जनरल कैटेगरीज होगी ना मेथड्स ऑफ टीचिंग की। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को हमने इंटीग्रेट करना है इन मेथड्स के साथ। हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ करें गे इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर, तो जिस मेथड के अंदर हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो वो हाई टेक कहलाएगा। और जिसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे या ना होने के बराबर टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, वो लो टेक होगा। और इसी तरह कुछ मिक्स टेक होंगे या मीडियम टेक। तो मिक्स टेक जो है वो मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गए जिसमें सारे का सारा जो मेथड है वो डिपेंडेंट नहीं होगा टेक्नोलॉजी पे। तो हम कुछ पार्ट जो है उस मेथड का वो थ्रू टेक्नोलॉजी जो है वो हम कवर करवाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे आपने एग्जांपल, सबसे सिंपल इसकी एग्जांपल लेक्चरिंग है, तो लेक्चर के दौरान कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, नहीं होती, तो लो टेक होगा। लेक्चर मेथड क्या है, लो टेक है। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा है इन इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डिडक्टिव और इंडक्टिव में, तो मैंने क्या बताया कि डिडक्टिव क्या होता है और इंडक्टिव क्या होता है। शाबाश, कोई बता सकता है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? जी शाबाश, अभी बताया मैंने। डिडक्टिव मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड है और इंडक्टिव मेथड जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। हाँ, इंडक्टिव में चूँकि पहले एग्जांपल्स आती हैं, पहले हम कोई चीज़ बच्चों को दिखाते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, देन हम आगे चलते हैं। तो इन इंडक्टिव मेथड द मेथड्स ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट इज़, इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट। अगर इसी जगह पे मैं लिख दूं इन डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट इज़, तो यहाँ पे वो क्या क्या जवाब होना चाहिए इसका, इन तीनों ऑप्शंस में से? शाबाश, जल्दी से बताइएगा, आगे चलना है हमने। जी, सर अगर इंडक्टिव मेथड कहा जाए तो इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। मैंने डिडक्टिव का जवाब पूछा, स्टेटमेंट नहीं पूछी। कोई पैसिव पार्टिसिपेंट। पैसिव पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट। हाँ, अच्छा, अब देखें किनेस्थेटिक लर्निंग मॉडल इन विच स्टूडेंट्स परफॉर्म हैंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटीज इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। कि अब देखें हमने लर्नर के 4 लर्निंग स्टाइल पढ़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऑडिटरी, विजुअल, रीडिंग, राइटिंग एंड किनेस्थेटिक। तो किनेस्थेटिक से मुराद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। मैं कुछ आपको जो है ना मेथड्स के नाम बता रहा हूँ, ये सिनोनिम भी हैं और इन सब का मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस है।
अब जैसे एक्टिविटी मेथड है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग लर्निंग है, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है, एक्टिविटी मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये 4-5 नाम मैंने लिए। इन सब का मतलब क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग या हैंड्स ऑन, यानी बच्चे अपने हाथों से कुछ करके दिखाते हैं। तो किनेस्थेटिक में जो कि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं खुद, तो इसमें हाई टेक होगा, मिक्स टेक, मल्टीपल टेक या लो टेक, तो नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इसका जवाब है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज़ में तो बच्चे एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं, बस उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ तो नहीं होता ना। इस मेथड के अंदर, एक्टिविटी मेथड के अंदर टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ मैंने नहीं पढ़ाया। याद होगा आप लोगों का, द अप्रोच यूज बाय द टीचर टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन्स आर नाउन एज, द अप्रोच यूज बाय द टीचर टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन्स। आप देखें, एक होता है प्लान, ठीक है, एक होती अप्रोच। अगर यहाँ पे होता द प्लान, ठीक है, यूज बाय द टीचर टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये जो प्लान होता तो यहाँ पे होता है जवाब टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब ये अप्रोच है, ठीक है। तो जब अप्रोच की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई रास्ता चूज करके किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेथड्स के ज़रिए हम गोल्स, स्ट्रेटजी के ज़रिए प्लान करते हैं, मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। टीचिंग मेथड इसका जवाब है। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन इज़ अ मेथड ऑफ, ठीक है। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या करना आप जो है वो पढ़ाते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन में होता। तो ये भी लो टेक है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता इस मेथड के अंदर। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ मेथड ऑफ। अब देखें, हमने पढ़ा है ब्लेंडेड सॉरी ब्लेंडेड लर्निंग हमने पढ़ा था। हमने उसमें यह देखा था कि फिजिकल प्लस ऑनलाइन टीचिंग, और उसमें हमने उसकी 4 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, टीचिंग मेथडोलॉजी, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की हेडिंग में सब हेडिंग थी एक। तो फ्लिप्ड क्लासरूम की फर्दर 4 टाइप्स हैं, मैं नाम नहीं लेने जा रहा। तो सॉरी, इसकी ब्लेंडेड लर्निंग की 4 टाइप्स थी, उनमें एक फ्लिप्ड थी, ठीक है, इनरिच वर्चुअल ब्लेंडेड मॉडल और फ्लिप्ड लर्निंग इन्वायरमेंट या फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को रीडिंग टास्क ऑनलाइन कराते हैं। रीडिंग टास्क क्या होता है, ऑनलाइन होता है, असाइनमेंट सारी ऑनलाइन होती है, बच्चा सिर्फ उसको जहाँ पे हेल्प चाहिए वो स्कूल में आता है। तो ये हाई टेक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल है फ्लिप्ड क्लासरूम में। 7 है द जनरल प्रिंसिपल, पैडागोजी एंड द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब ये प्रिंसिपल, पैडागोजी, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, या यहाँ पे अगर वर्ड आ जाता प्लान्स, तब भी हम यही कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी था। इंस्ट्रक्शन टेलर्ड टू मीट द स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड इज। आप देखें, वो इंस्ट्रक्शन जो तैयार की जाती है हर बच्चे की नीड्स को पूरा करने के लिए। अभी मैंने बताया डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन थोड़ी देर पहले, तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसका दुरुस्त जवाब था, यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो नन वाज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव स्टाइल एक्सेप्ट। देखिए, तमाम के तमाम जो है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव डेमोक्रेटिक लेसे फेयर, ये 3 होते हैं। रूडनेस, सप्रेशन, ये पहले भी किसी पेपर में सवाल था, जो 2 हमने अब तक कवर किए हैं। शेयरिंग जो है ये अथॉरिटेटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो शेयरिंग इज अ करेक्ट आंसर। अ टीचर यूजेस अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स टू मेजर द क्लासरूम रन स्मूथली विदाउट डिसरप्टिव बिहेवियर फ्रॉम द स्टूडेंट। वो तमाम की तमाम टीचर मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा है, स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है ताकि बच्चे का बिहेवियर ऑप्टिमम रहे, क्लास के अंदर स्मूथ रहे। इस प्रोसेस को क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सर आज पेपर चेंज, वो खोल लेते हैं, ये स्लाइड्स तो मूव नहीं कर रही। स्लाइड में मूव कर ही नहीं रहा, एक ही स्लाइड पे मैं रुका हूँ। A teacher uses a variety of skills and techniques, सुने जी, to ensure the classroom runs smoothly without disruptive behavior from the student. This is known as classroom management. ठीक है,
ये 10 सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 शो हो रहा है सबको? जी नो सर। सर नहीं सर अब नहीं हो नो रहा। सर जी सर अब हो रहा है। सिर्फ एक, मेरी बात सुने, सिर्फ एक स्टूडेंट, ठीक है, हाँ। ओके ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट को हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। मेरी बात सुन लें अब बस, ठीक हो है। रहा है सर। सिर्फ एक को हो रहा है हो ना, रहा है अगर सर। वो सुन तो लें, अल्लाह की बंदी हो, बस एक सर को नहीं हो, स्लाइड शो हो रही है। नहीं हो रही है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, सुने बस मुझे। अगर एक को शो हो रहा है तो इट मीन्स कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जिसका प्रॉब्लम है वो लीव करके फिर सर ग्रुप में सेंड कर अब मैं क्या करूं अगर आपको नहीं में शो share रहा? कर देते नहीं हो सकता शेयर, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने दें, मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं वापस ग्रुप में जाऊं, आप लोगों को शेयर करूं। चुप करके सुने प्लीज। जिसका मसला है अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर ले, लीव करके ज्वाइन कर लें, शो हो जाएगा आपको। अ ग्रुप ऑफ 2 टीचर्स डिवाइडेड, हाँ जी ऐसे करें। जिसका प्रॉब्लम मेरी तरफ से अगर शो हो रहा है, सिर्फ एक को हो रहा है तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। Question 11 है, a group of 2 teachers divided a class into two groups and each teacher teaches the same information at the same time. This is known as parallel teaching. अच्छा ये ना दो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं, एक होती है टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, सॉरी, एक होती है टीम टीचिंग और एक होती है मल्टीग्रेड टीचिंग, ठीक है। टीम टीचिंग क्या होती है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा असातिज़ा मिलके एक क्लास को पढ़ाते हैं, उसको टीम टीचिंग कहा जाता है। इसकी 6 सब टाइप्स हैं, याद रखिएगा, सवाल आ चुका है पेपर में। टीम टीचिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? 6 होती हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे मौजूद हैं, 3 के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। जी हम इंशाल्लाह ताला कल जो है वो टीचिंग मेथड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो सारी बाकी कराऊंगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ 2 टीचर डिवाइडेड अ क्लास। अब देखें वो 2 टीचर हैं, एक ही क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो ये क्या होगी? ये मुझे कौन बताएगा कि ये मल्टीग्रेड टीचिंग होगी या टीम टीचिंग होगी? शाबाश, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग, ठीक है। अब अगर अब अगर यहाँ पे ये होता अ सिंगल टीचर इज टीचिंग मोर देन 1 क्लास इन द सेम क्लासरूम, तो ये क्या होती? टीम टीचिंग होती या मल्टीग्रेड टीचिंग होती? मल्टीग्रेड। हाँ, इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। टीम टीचिंग को को टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये टीम टीचिंग की 6 सब टाइप्स हैं, माइक ऑफ रखें। उनमें से ये 3 यहाँ पे ऑप्शंस में मौजूद थी, मैं बता देता हूँ। अल्टरनेटिव टीचिंग किसको कहते हैं? माइक ऑफ करें ना प्लीज। अब मुझे देखना पड़ेगा कि कौन है मोहतरमा जिनका माइक ऑन है, देख लिया करें ना अपने माइक्स को। अच्छा अल्टरनेटिव टीचिंग, इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं ना वो अपना पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, सिलेबस जो भी उनका है, टॉपिक है, वो डिवाइड कर लेते हैं। आधा टीचर आधे पार्ट को पढ़ाएगा, फिर आधा जो पार्ट है जो दूसरा टीचर है वो फिर ग्रुप ए को पढ़ाएगा। यानी टीचर 2 हैं, उन्होंने क्लास डिवाइड कर ली। ग्रुप ए टीचर ए के पास है, ग्रुप बी टीचर बी के पास है, तो दोनों अपने अपने पार्ट्स को अपने अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे और फिर टीचर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आधा टॉपिक एक टीचर ने एक ग्रुप को पढ़ाया, फिर आधा वो दूसरे ग्रुप के पास, फिर दूसरे ग्रुप वाला पहले के पास आ जाता है। तो अ ग्रुप ऑफ 2 टीचर डिवाइडेड अ क्लास इनटू 2 ग्रुप्स एंड ईच टीचर टीचेस द सेम इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इसमें तो था पैरेलल टीचिंग, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होती है अल्टरनेटिव टीचिंग। इस तरह स्टेशन टीचिंग है, स्टेशन में हमारे अल्टरनेटिव में, सॉरी ये स्टेशन टीचिंग है। अल्टरनेटिव में ये होता है कि एक टीचर सारी क्लास को पढ़ाता है, एक उनको बच्चों को पढ़ाता है जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है। तो टीम टीचिंग और मल्टीग्रेड टीचिंग में से डेफिनेशन आ सकती है। ये टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं दोनों, ये भी याद रखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन द क्लासरूम टू प्रोवाइड अटेंशन टू द प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन द क्लासरूम टू प्रोवाइड अटेंशन टू प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जवाब में क्या होना चाहिए था? ऑल ऑफ दीज, यानी जो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट हैं उनको कॉन्स्टेंटली टीचर ऑब्जर्व करता है, उनके लिए कोर्सेज भी स्पेशलाइज्ड होते हैं और उनके पेरेंट्स के साथ लियाइजोन यानी कनेक्शन होता है टीचर्स का। तो इसका दुरुस्त जवाब जो बाकी जिस वेबसाइट से लिया गया वहाँ पे ऑल ऑफ दीज था, ठीक है ये सवाल।
अब ये मेरी बुक में भी मौजूद है, तो ऑल ऑफ दीज इसका जवाब बनता है। चूंकि हम ये तीनों हैं तो किसी एक को करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन उसने दिया है पेपर सेटर ने जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर बोले, की वेबसाइट कौन सी थी? मुझे याद नहीं अब। An intimidation technique used by the teacher to control misbehavior in the classroom is known as psychological coercion। अब देखें इंटिमिडेशन किसको कहते हैं टेक्निक, के टीचर ने बच्चे ने को गलत काम किया तो टीचर फौरी तौर पर उसको क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, और ताकि बच्चे का मिसबिहेवियर कंट्रोल हो। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल कोएर्जन। ये डेफिनीशन है इसी चीज़ की। उसके बाद डिसअप्रूवल है इसको इनको जो है ना वो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स में आपको पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी क्लासरूम मैनेजमेंट के चैप्टर में, तो उसमें हम देखेंगे। 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द स्टूडेंट टीचर रेशो, नंबर ऑफ स्टाफ, क्लास साइज, स्कूल साइज। अब देखिए STR, ये एब्रीवेशन भी आ सकता है, स्टूडेंट टीचर रेशो। पाकिस्तान में स्कूल लेवल पर STR 41 की है। 40 बच्चों के लिए एक उस्ताद का होना ज़रूरी है। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, नंबर ऑफ़ स्टाफ, यानी कितने टीचर। आप दो चीज़ें ज़रूरी होंगी ना, एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, दूसरा नंबर ऑफ़ टीचर। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को नंबर ऑफ़ टीचर्स पर डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। मिसाल के तौर पर 600 स्कूल की तादाद है, 15 टीचर है, तो 600 तकसीम 15 करेंगे तो हमारे पास STR आ जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अ क्लासरूम दैट एम्फसाइजेज एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, promote a sense of belonging and foster self discipline is known as। अब जैसे टीचर का या जैसे स्कूल के हेड का एक बिहेवियर होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसे फेयर, इससे क्लास के टीचर का भी होता है अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बात वही है लेकिन उसको क्लासरूम के उस पे फॉर्मेट पे पूछा गया कि अ क्लासरूम दैट एम्फसाइजेज एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड फॉस्टर सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब यहाँ पे अगर ये इसका है डेमोक्रेटिक, स्लाइड को छोड़ दें प्लीज, स्लाइड अगर शो हो रही है नहीं हो रही उसको छोड़ दें, सवाल सुने। क्लासरूम मैंने सोल्यूशन एक दफा बताया, अब मैं बार बार कैसे बताऊं आप लोगों को सोल्यूशन, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, कितनी दफा बात हो चुकी है ये। A classroom that emphasizes active student involvement, promote a sense of belonging and foster self-discipline is known as democratic। अब अगर यहाँ पे होता कि एक ऐसी क्लासरूम जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं तो वो कौन सी होती, ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक होती। कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टीचर इज द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। ये वो सवाल है जो पहले भी एक पेपर में आ चुका है, इसमें भी आया है। इसका दुरुस्त जवाब क्या बनता है, कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग। इसका बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि नन होना चाहिए, ये सुपरविजन की डेफिनेशन है, बिल्कुल ऐसे है। इसका जवाब FPSC की में इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन लगा के आइएगा। ये सवाल कई दफ़ा आ चुका है FPSC की तरफ से। द पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट जज्ड बाई स्पीकिंग, डांसिंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड किसको कहते हैं, हमारे बिहेवियर को कहते हैं, हमारे जो फीलिंग्स, थिंकिंग, परसेप्शन होती है हमारी किसी चीज़ के बारे में, ये उसको कहा जाता है। तो एटीट्यूड किससे मेजर होता है, पर्सनैलिटी का कैसे पता चलता है, हमारी फीलिंग, थिंकिंग, थॉट यानी एटीट्यूड से। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज़ बेस्ट नाउन टू हिज, बच्चे की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, मालूमात उसकी परफॉर्मेंस की, टीचर के पास, क्योंकि पेरेंट्स तो इवैल्यूएशन नहीं करते ना बच्चे की, टीचर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 शो हो रहा है सबको या किसी को? जी जी सर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो टीचर के पास इंफॉर्मेशन, जो इवैल्यूएट करता है तो उसके पास होती है ना इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर इजी टू मार्क, ठीक है, इजी टू। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर मैं कहूं कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, वो कौन से होंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? शाबाश, ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग मेरे। अभी तक इतना ही समझे आपने। मेरा सवाल सुने दोबारा, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इजी टू प्रिपेयर,
कौन से सवाल सॉरी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर सॉरी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो पहले वाला सवाल रिपीट करना चाह रहा ना, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, कौन से सवाल तैयार करने में मुश्किल होगी, ऐसे टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव पूरे ऑप्शन तो सुन लेना। ऑब्जेक्टिव ओ अल्लाह के बंदो ऑप्शन तो सुन लो, इतने महान न बनो। ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप, ठीक है, सब्जेक्टिव। अब मुझे बताएं कौन से मुश्किल होंगे। ऐसे टाइप अब ये देखें, अब ये देखें ना, ऑब्जेक्टिव टाइप कितना आसान सा सवाल है। आप सुन लें, चलें इसके एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। लग गया कितने पानी में, मुझे पता लग गया कितने पानी में आप माशाल्लाह सारे। अब आधे कह रहे हैं सब्जेक्टिव, आधे कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव। भाई एमसीक्यूज का पेपर है 100 नंबर का, आप बनाएंगे तो दिमाग हल जाएगा आपका। 3-4 सवाल गलत, ऑप्शन ही गलत देंगे, जवाब में आंसर की भी गलत देंगे। और सब्जेक्टिव बनाना है, 10 सवाल सिंपल से दे देंगे आप, 10 लाइनें लिखेंगे। और अगर आपने 100 मार्क्स का वही 100 नंबर का एमसीक्यूज का पेपर बनाना है ना ऑब्जेक्टिव, तो 300 लाइनें लिखनी पड़ेंगी और हर एक के लिए की अलग से। तो कौन सा मुश्किल हुआ भाई? ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना मुश्किल है। हाँ अब सुने, ऑब्जेक्टिव को तैयार करना मुश्किल है, ऑब्जेक्टिव को चेक करना सौखा है। नुक्ता समझिएगा, सब्जेक्टिव को बनाना सौखा है, चेक करना औखा है, यानी आसान और मुश्किल। ठीक है, सब्जेक्टिव को बनाना इजी है और चेक करना मुश्किल है। ऐसे लिखा हुआ हो ना 20 बच्चों का 3-3 पेजेस का, तो फिर क्या करते हैं हम? बस लाइनें लगा लेते हैं कि ठीक है जी, अच्छा है, ओके है, फाइनल है, गुड है। तो बस देख के जिसकी लिखाई अच्छी है उसको ज्यादा नंबर दे दिए। ठीक है ना जी। तो ये सब इजी टू मार्क हैं। 20 है, द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट। ये है नॉर्म रेफरेंस, मैंने कल बताया था, ये आएगा पेपर में। और अगर यहाँ पे ये होता कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अ सेट स्टैंडर्ड, अ फिक्स्ड क्राइटेरिया, फिर जी CRT। हाँ अच्छा, कोई मुझे बता देता है कि एनआरटी का मुखफ़ किस चीज का मुखफ़फ़ है? एनआरटी अब दिल खुश हुआ मेरा। हाँ, माशाल्लाह, अब किसी ने गलत नहीं बताया। आप मेरा कलेजा थोड़ा सा ठंडा हो गया, सब्ज हो गया, पहले सुर्ख था। द मेन फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सुने, द मेन फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज ऑन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको गौर से सुनना है। ऑब्जेक्टिव, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉग्निटिव डोमेन से मुराद क्या है, इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है, तो सवाल समझिएगा। कॉग्निशन का मतलब इंटेलेक्ट है, मेंटल है, ब्रेन है, माइंड है, ये तो सिनोनिम हो गए ना कॉग्निशन के, या मीनिंग्स हो गए। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, गौर से सुनने हैं। और उसके बाद अगर इसकी जगह इंटेलेक्चुअल और ये बाकी 3 ऑप्शन जो हैं इनको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं सवाल आपसे करता हूँ, तो कोई मुझे सोच के बताएगा कि इसकी जगह पे क्या दुरुस्त जवाब होता। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सेम पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अडॉप्टेशन, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ करेक्टराइजेशन, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नॉलेज। ये नन ऐसे पढ़ा रहे जी, शाबाश। नॉलेज क्यों है? ठीक है, क्यों है नॉलेज? इसका जवाब क्यों है? जल्दी बताएं। कॉग्निटिव डोमेन का पहला लेवल है, ठीक है। अच्छा चलें, अगर मैं ओके ओ भाई, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैपिंग करें आप अपने लिए। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं करूँ रिमेम्बरिंग कर दूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग कर दूँ, मैं कंप्रीहेंशन कर दूँ इंटेलेक्चुअल की जगह पे, ठीक है, मैं एप्लीकेशन एंड सिंथेसिस कर दूँ, इवैल्यूएशन कर दूँ, जवाब समझ लग जाएगा पेपर में अगर सवाल आ गया तो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह अब चलें, ओके। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉग्निशन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इफेक्टिव, ठीक है, तो इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त जवाब होगा? शाबाश। कोई भी नहीं सर, फिर नन ऑफ दीज नहीं, जवाब तो है, क्यों नहीं है? कोई नहीं, वाह भाई वाह,
जवाब मौजूद है इनके अंदर, None नन of ऑफ these ना, none of these हो जाएगा। हाँ नन होगा। अच्छा अगर मैं कहूँ कि ठीक है मैं कहूँ कि which domain of Bloom taxonomy measures the feelings of students, तो फिर क्या जवाब हो सकता है? अफेक्टिव डोमेन हाँ। Affective और domain। अगर मैं कहूँ सर कि अफेक्टिव हाँ डोमेन सर। मैं डोमेन, कहूँ अफेक्टिव डोमेन। कि एक बच्चे की ट्रूथफुलनेस को कौन सा डोमेन चेक करता है, तो यकीनन आप अफेक्टिव की तरफ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे भी सोचना है। चलें अगर अगर मैं यहाँ पे सवाल में यहाँ पे अगर मैं कर दूँ साइकोमोटर डोमेन, बल्कि इसको मैं कोनेटिव फिर डोमेन motor करूँ, skills। नहीं मैं इसको हाँ Motor skills। सर मोटर एंड फिजिकल दोनों नहीं, स्किल्स। ऑप्शन जो है ना वो फिजिकल एंड बताएं, मोटर स्किल्स। गलत बता रहे हैं। यहाँ पे होता नन ऑफ दीज, ठीक है? क्यों? क्योंकि फिजिकल भी है मोटर भी है, ठीक है? या तो ये बोथ होता। अच्छा अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं कॉग्निटिव के बजाय कोनेटिव डोमेन, फिर कौन सा जवाब हो सकता है? फिर भी वही सर फिर भी none of these होता है क्योंकि साइकोमोटर को cognitive domain भी कहते हैं। यस वेरी गुड। इन कॉग्निटिव डोमेन सिंथेसिस कम्स आफ्टर, सिंथेसिस जो है वो ठीक है, ओके। जब मैं बोलना शुरू कर दूं तो फिर जो है ना वो आप लोग जो अपने फलसफे हैं ना वो ना सुना करें मुझे, जब मैं पूछूं उस वक्त जितना मर्जी बोले। इन कॉग्निटिव डोमेन सिंथेसिस कम्स आफ्टर, सिंथेसिस किस चीज के बाद आता है? नॉलेज एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है? सिंथेसिस किस चीज के बाद आता है? एनालिसिस के बाद। यानी आपने वो लेवल का सीक्वेंस याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इज कंसर्न्ड विद एटीट्यूड, बिहेवियर, फीलिंग्स, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, ठीक है, वैल्यूज, तो वो अफेक्टिव डोमेन होता है। विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, क्या होगा इसका जवाब? जी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। यस। विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स जनरेटिंग न्यू आइडियाज, क्या जवाब होना चाहिए? सिंथेसिस। Which level of cognitive domain involves breaking down the complex ideas into small parts, क्या होना चाहिए? Analysis। Which level of cognitive domain makes judgment based on the criteria and standard, judgment किस चीज का दूसरा नाम है? Evaluation। सुनने हो भाई, Evaluation। जजमेंट किस चीज का दूसरा नाम होता है? इवैल्यूएशन। अगर आप लोग पेपर में गलतियां करके आए, अब तो इतने जल्दी जवाब दे रहे हैं, खैर नहीं होगी आप लोगों की। ये 27 क्वेश्चन मुझे मिले थे। नेक्स्ट पेपर हम देखने जा रहे हैं पास पेपर, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा लेक्चर के बाद। अभी मेरे पास वो मेरा सेल नहीं पड़ा था जिसमें ये था, वरना मैं भेज देता। अभी वो पता नहीं मेरी बच्ची के पास सेल या घर पड़ा है, मैं थोड़ा साइड पे बैठा हूँ। तो सप्लाई नेक्स्ट पेपर है पास पेपर 4 लेक्चरर केमिस्ट्री 2024 का ही है। इसमें पेडागोजी हम देखने जा रही है। ये पेपर सारे पेपर से सिवाय नहीं बुक में नहीं है, सिवाय जो नहीं है सिवाय जो ये छठा एडिशन जिनको मिला है, खुशकिस्मत हैं जो जिनको जब चौथा ख़त्म हो गया था तो छठा हमने कराया, जिनके पास वो है तो उस बुक में है। भेज देंगे आपको, बाकी पेपर भेजे हैं तो ये भी भेज देंगे, बेफिक्र हो जाए। पास पेपर ये देखें, अब ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था। ये जो ऊपर वाला था इसमें पहले जो 15 क्वेश्चन थे वो टोटली न्यू थे जी। ऑब्जेक्टिव। हाँ बोले आप बोले, मैं चुप हूँ जी। फरमाइए क्या पूछनी जी? अब आप बोलेंगी नहीं? अच्छा पता नहीं क्या बात में क्या कर रहा था। हाँ ये कर रहा था कि ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें न्यू क्वेश्चन थे। अब आगे चलें। द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज, अब देखिए मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ टेस्ट दो होते हैं, टेस्ट बाय पर्पस, बाय मेथड। बाय मेथड टाइप ऑफ टेस्ट की दो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं? 2 टाइप होती हैं फर्दर, ठीक है? कौन कौन सी? के सप्लाई टाइप और दूसरा सिलेक्शन टाइप, ठीक है? सप्लाई टाइप में कौन सी चीजें आती हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एसएक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। बेटा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अब जो
आप 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। मैं ना लगाओ आप, मैं क्लास। अच्छा वो हेडफोन उसने आप उधर अम्मी के पास जाके बेटा बैठो ना, जाओ। ये चल रहा है जाओ। आज 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ इसकी अम्मी के पास। जाओ बेटा, चल रहा है नेट चल रहा है, जाओगी तो चलेगा। नहीं आ रहा था, फिर मैंने सर से बोला कि एक बार पढ़ा दें, कहते खुद से एक बार रीड जरूर करें। फिर अच्छा जी। थोड़े से किए थे बट समझ सप्लाई टाइप की बात हम कर रहे थे। अब सप्लाई टाइप में दो आते हैं, एक आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरे कौन से आते हैं एसएक्यूज। फिल इन द ब्लैंक्स में जो स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं जी? क्लोज ऑन कर लीजिएगा। और बोलते हैं। और ये जो है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको असेसमेंट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जी? नजर ही नहीं सवाल की स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें जो दूसरी टाइप होती है ना टेस्ट बाय मेथड की, वो होती है ऑब्जेक्टिव की। टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं, बाय मेथड बाय पर्पस। बाय मेथड की दो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? सप्लाई टाइप एंड सिलेक्शन टाइप। और जो सिलेक्शन टाइप है, सप्लाई टाइप तो बता दी, उसकी भी फर्दर दो हैं, एसएक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक। जो होती है ना सिलेक्शन टाइप, उसमें एमसीक्यूज हैं, कॉलम मैचिंग है, ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स को पोलर क्वेश्चन भी कहा जाता है, ठीक है, या आजकल ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन है। जो दूसरी टाइप होती है ना सब्जेक्टिव, वो फर्दर दो कैटेगरीज की, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, या दूसरा कौन सी होती है? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड जिसे हम बोलते हैं। ठीक हो गया। अब बाय पर्पस जो होता है ना टेस्ट, वो भी दो कैटेगरीज के होते हैं, स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है, कम्युनिकेशन इन क्लासरूम शुड बी टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, नन। स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। द एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज। अच्छा मैं 1 मिनट दोबारा डिस्प्ले करता हूँ। जी पेज नंबर 83 शो हो रहा है। जी सर। The essence of effective classroom management is okay. The essence of effective classroom management is lively student interaction. बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो अगर क्लास के अंदर है, यानी क्लास में शोर हो रहा है, क्लास के अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं। एक तो होता है ना शोर, वैसे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करे बच्चे। एक ये है कि बच्चे इंगेज्ड हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, और वो एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ़ हैं, अपनी लर्निंग के अंदर मसरूफ़ हैं। तो ये जो है ना वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा होता है? इफ़ेक्टिव क्लासरूम, यानी इल डिसिप्लिन इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि स्टूडेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है, टीचर के साथ इंटरेक्शन में है, ठीक है। द टीचर यूज़ tape recorder in the classroom for hearing and audio recording. This aid is। अब मैंने आपको एक पहले पेपर में ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल का बताया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का। वो कोई भी एड हो जिसको दिखाने के लिए आप कोई ऐसी डिवाइस यूज़ करें जो जिसका अक्स, जिसका साया, जिसका प्रिंट आप किसी दीवार के ऊपर गिराएं और वो उसको इनलार्ज करके दिखाए। जैसे आजकल यूज़ होता है मल्टीमीडिया, ठीक है, पुराने ज़मानों में वो एपीडास्कोप, एपीस्कोप या फिर वो फिल्म स्ट्रिप के लिए वो यूज़ की जाती थी, डिवाइसेस यूज़ की जाती थी। तो वो एड्स जिनको दिखाने के लिए, इनलार्ज करके दिखाने के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है ना, उसको प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। और जिनको दिखाने के लिए, इनलार्ज करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको नॉन प्रोजेक्टेड कहते हैं। अब टेप रिकॉर्डर आवाज़ सुनाता है, आवाज़ कैच करता है, तो इसके लिए क्या ज़रूरत होगी किसी प्रोजेक्शन डिवाइस की?
ऑब्वियसली नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्या चीज़ है, नॉन प्रोजेक्टेड एड है। द इन्वायरमेंट ऑफ अ लवली क्लासरूम इज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। स्टूडेंट जी जी सर ये एडी अगर पीछे जाए तो अगर सिर्फ ऑडियो एडी एड पीछे तो हमें वो एड बताना है जो ऑडियो भी हो और वीडियो भी हो, या सारे एड भी हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने उस दिन बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया था और विद एग्जांपल क्वेश्चन भी इसलिए पूछे थे। ऑडियो का मतलब होगा सिर्फ ऑडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, MP3 प्लेयर है, रेडियो है, ये ऑडियो डिवाइसेस हैं, ऑडियो एड्स हैं। वीडियो एड से मुराद ये है, विजुअल एड, सॉरी, दूसरी होती है विजुअल। विजुअल से जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल वो होंगी, ठीक है, जिसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है, वो सुनने और देखने दोनों चीज़ों से रिलेटेड होगी। टेलीविज़न है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं। टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये ऑडियो एड्स हैं। ब्लैक बोर्ड है आपका, न्यूज़पेपर है, बुक है, ठीक है, कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ विजुअल एड है। सर इसमें जो स्टिल है ऑप्शन, हाँ, स्टिल जो बेसिकली ये स्टिल ऑप्शन जो है ना, ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप हैंग कर लेते हैं, ये उससे रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर आर नाउन एज, वो ऑब्जेक्टिव्स, अब देखें ना, हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, हमने पढ़ा था जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, हमने पढ़ा था बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ को, टीचर की इंस्ट्रक्शन के मकसद को। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड टास्क, ये अभी मैंने पूछा भी था आपसे, CRT। इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, शाबाश, कौन बताएगा इसका जवाब? ये कल पढ़ा है हमने कि स्कोरिंग किसी भी हाँ जी, किसी भी फैक्टर की वजह से इफेक्ट नहीं हुई। ये ऑब्जेक्टिविटी होगी, यूजेबिलिटी होगी, वैलिडिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी। शाबाश, ऑब्जेक्टिविटी सर ऑब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वेरी गुड, उनके लिए जो रिलायबिलिटी बोल रहे हैं, शाबाश शाबाश। रिलायबिलिटी किसने बोला है? वेल डन, बहुत अच्छा जवाब है। क्यों है जी रिलायबिलिटी? शाबाश बताइएगा जी, रिलायबिलिटी किसने बोला? सर उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, उसमें कोई भी फैक्टर जो है ना वो इफेक्ट नहीं कर रहा, अफेक्ट नहीं कर रहा ओके ओके, अच्छा मैंने कोई भी उस पे अफेक्ट नहीं कर रहा इस वजह से। अच्छा, मैंने कहीं बोला कि रिजल्ट्स, एक मिनट सुने तो भाई, सुन लें, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें या आप कर लें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने स्टेटमेंट में कहीं ये वर्ड पढ़ा है कि उसके रिजल्ट चेंज नहीं हुए, स्कोर सेम है, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो ये बोला है कि स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज नाउन एज, क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्टिविटी। ये रिलायबिलिटी गलत लिखा हुआ है, इसका जवाब ऑब्जेक्टिविटी होगी। हाँ, इफ द स्कोरिंग ऑफ, यहाँ पे मैंने नहीं नहीं, ये तो मैं सिर्फ उनको समझाने के लिए कि उनको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए ना, चीज़ समझ आ जाए। तो जब ये तो मैंने कल भी बताई थी ये बात, आपको अगर याद हो तो, रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी की बात होगी, स्कोर आर सेम, स्कोर आर कंसिस्टेंट, इस तरह की बात होगी। तो इसमें तो ये फैक्टर की बात है कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उस पर असरअंदाज नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसका ये गलत हाईलाइट किया, पेपर भी आपको मिलेगा तो साफ ज़रा PDF में भेजूंगा, उसमें भी रिलायबिलिटी हाईलाइट किया गया होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी इसका दुरुस्त जवाब है। इफ सम स्पेसिफिक पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स आर आस्क्ड इन अ टेस्ट देन इट इज, आप देखें किसी स्पेसिफिक पैटर्न या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं टेस्ट के अंदर, तो ये कौन सा टेस्ट होगा? इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस, स्कॉलिस्टिक टेस्ट या नन? तो ये किसी चीज़ को हाँ परफॉर्म करके दिखाने से मुतालिक बात पूछी गई तो साफ ज़रा परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, कितने डोमेन है जी? जी शाबाश, कितने डोमेन है? 3 डोमेन। फिजिकल एंड मोटर स्किल किस डोमेन के अंदर होती हैं? शाबाश, क्वेश्चन नंबर 11 है जी।
साइकोमोटर डोमेन। ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द थीसिस इन अ रिसर्च इन्वॉल्व्स। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट जो है ना किसी चीज़ का जो थीसिस होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है? कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन। जी क्या मौजूद होगा? बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट होता है थीसिस का, तो उसमें पूरे थीसिस का समझने का खुलासा होता है, ठीक है, कुछ समझ आ जाए कि ये थीसिस है क्या, किस चीज़ के, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेथोडोलॉजी क्या थी, रिजल्ट क्या निकले, तो ये कॉम्प्रिहेंशन। अ प्लम्बर मैनेजेस द गुड वाटर फ्लो एज ही नो द फैक्ट दैट वाटर फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। आप देखें वो अपना नॉलेज को अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि वो वाटर फ्लो इस तरह बनाता है कि उसे पता है कि पानी ऊपर से नीचे तेजी से बहता है, तो ये ऑब्वियसली क्या करे, अप्लाइंग कर रहा है, नॉलेज को अप्लाई कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली डूइंग मिसचीफ एंड डिस्ट्रैक्टिंग द क्लास, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? बच्चे जो है वो मिसचीफ कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्लास को। आस्क देम फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। आइसोलेट द स्टूडेंट, पनिश देम यूजिंग योर अथॉरिटी। पनिश तो हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। आस्क देम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, उनको थोड़ा सा अपने इस बिहेवियर पे सोचने का टाइम देना और उनको इम्प्रूव करने की क्या करना, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ऑन योर फर्स्ट डे टाइम आउट, जैसे हमने टाइम आउट टेक्निक पढ़ी थी वो आइसोलेट करने की थी ना, हाँ, तो इसमें तो ए भी ठीक, ए हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये की में जो इसका जवाब है वो बी ठीक था। तो ये भी हो सकता है कि आप बच्चों को आइसोलेट करने में, हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं किस लिए करते हैं उसका पर्पस भी यही होता है कि बच्चे खुद अपनी गलती पे सोचें, एहसास करें कि दोबारा अगर हम करेंगे तो फिर शर्मिंदगी होगी। तो ये उससे भी कुछ किसी हद तक थोड़ा सा बेहतर है, आइसोलेट भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये जवाब था कि ऑन योर फर्स्ट डे इफ स्टूडेंट आस्क यू अबाउट यूर सेल्फ, देन आप क्या करते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस। सबसे पहले दिन काम भी यही होता है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन 16 विच इज नॉट इनफॉर्मल? ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, रूब्रिक। देखिए ऑब्जर्वेशन आपकी इनफॉर्मल हो सकती है, प्रोजेक्ट इनफॉर्मल हो सकता है, रूब्रिक क्या होते हैं? रूब्रिक आपके किसी भी जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, फॉर्मल इम्तिहान होता है, उसके जो आंसर की होती है उसका चेक करने के लिए मुकम्मल जो गाइडलाइन होती है, ये कल हमने पढ़ा है, उसको रूब्रिक्स कहा जाता है। तो ये तो फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल कभी नहीं हो सकती। माइक्रो टीचिंग इज अ टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग। माइक्रो टीचर ट्रेनिंग से मुतालिक 4-5 सवाल ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग किस यूनिवर्सिटी की प्रोडक्शन है? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, अमेरिकन थे, को किसने दी थी? ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दी थी ये। अच्छा, और इसके जो है वो किस साल दी? 1961 में दी। माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट कितने होते हैं? 5 से 10। टाइम कितने होते हैं? 5 से 10 मिनट का। माइक्रो टीचिंग जो है वो क्या है? टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये टीचिंग स्ट्रेटेजी है, तो इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? ये स्किल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, और ये एक्शन रिसर्च की प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मुख्तलिफ इससे मुतालिक जो सवाल पास पेपर में पूछे गए मैंने सारे आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब शो हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है when the learner asks question from the teacher during class and teacher assess their learning this method। जब बच्चे टीचर से सवाल पूछते हैं, टीचर फिर उनकी असेसमेंट भी करता है, तो ड्यूरिंग टीचिंग ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जी when the teacher assess student weaknesses and help them to improve। जी शाबाश, कौन बताएगा इसका जवाब बगैर ऑप्शंस के? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक होगी, वीकनेसेस को
मेंटल प्रॉब्लम्स को, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, मेडिकल रीजंस को, मेडिकल प्रॉब्लम्स को, लर्निंग लिमिट्स को, ये सिनोनिम है सारे, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग लिमिट्स, मेडिकल रीज़न फॉर नॉट गेटिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, ये मुख्तलिफ वे से एक ही बात बताई जा रही है। तो ये डायग्नोस्टिक होती है। कौन सी होती है? डायग्नोस्टिक। यहाँ ऑप्शन में नहीं थी तो ये इसका नन जवाब था, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट। स्टूडेंट आर एक्टिव इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड। ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, अभी मैंने बताया था आपको आज के दिन के स्टार्ट में पहले क्वेश्चन पे कि ये टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है। विच इज़ मोर सुटेबल फॉर टीचिंग साइंस, लेक्चर, प्रोजेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, नन। अगर तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मौजूद हो तो जो मौजूद है वो लगाना है। मैं रिपीट करता हूँ जुमला अपना, प्रोजेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों में से कोई मौजूद है। स्लाइड शो हो रही है 84 पेज की? जी जी सर हो यस सर। अब अगर तो दोनों, ये बड़ा सवाल ने हर ग्रुप के अंदर एक तूफान बर्पा किया था कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि एक जगह पे प्रोजेक्ट था, एक जगह पे डिमॉन्स्ट्रेशन था, फिर एक सवाल में दोनों इकट्ठे थे एमसीक्यूज फाइल में। छोड़ने का सर अब इसका क्या करें, हमने तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी पढ़ा। तो आप ये फार्मूला बना लें इस चीज़ का। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट से हट के भी हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के अंदर। तो इसमें हमने ये क्या करना है, अगर तो प्रोजेक्ट मौजूद है प्रोजेक्ट टिक करें, डिमॉन्स्ट्रेशन मौजूद है डिमॉन्स्ट्रेशन करें, लेकिन दोनों मौजूद हैं तो प्रोजेक्ट करना है। ये समझ लग गई। स्टूडेंट एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन देमसेल्फ इन डिस्कवरी मेथड। तो डिस्कवरी में बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। टीचर, ओनली द टीचर एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ लेक्चर, ड्यूरिंग हिज इंस्ट्रक्शन। अगर ये होता तो फिर हम कहते हैं लेक्चर मेथड, ठीक है। व्हेन एन एमरजेंसी प्रॉब्लम इमर्ज इन अ क्लास, जब कोई एमरजेंसी प्रॉब्लम क्लास में आता है, रेस्टिकेट द ऑफेंसिव मटेरियल, गिव अ रीजन, give a serious look to the student, give disapproval by shaking head, ठीक है। एक इमरजेंसी इमर्ज होती है क्लास के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? इनमें से कौन सा जवाब हो सकता है? जी तीनों में से ये सारी इरेलीवेंट है। कैसे? पीछे वाला सही होगा जरा। इमरजेंसी ये सी नहीं ठीक लगा। अच्छा, मुझे भी ना इसका जवाब नन से ज्यादा सी लग रहा है, ठीक है, पहले दोनों के बजाय। बहरहाल इसको सी होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी प्रॉब्लम से मुराद ये है, इमरजेंसी प्रॉब्लम टीचिंग लर्निंग के हवाले से। अगर बच्चे ने कोई एक इनफॉर्मल वे में कोई रिएक्शन दिया है जो कि नहीं देना चाहिए था, ये एक प्रॉब्लम है अचानक से, या उसने ऊंचा बोलना शुरू कर दिया है, या अपनी जगह से उठ के हिलना शुरू कर दिया, ऊपर नीचे बैठना, साथ वाले को तंग करना, तो इस तरह का प्रॉब्लम है, या नहीं समझ आ रही। तो अगर तो है इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया तो फिर तो इसका सी बनता है। और अगर पूछा गया खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ इमरजेंसी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर इनमें से कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, नन ठीक है। बहरहाल देख लें, इसमें अब मुझे कंफर्म नहीं लग रहा कि इसमें सी करें या डी करें, तो इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। इफ़ अ स्टूडेंट आस्क टीचर टू मीट इन प्राइवेट देन, ठीक है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट टीचर से कहता है कि सर मैं अलहदगी में आपसे समझना चाहता हूँ, तो मीट द स्टूडेंट एंड हेल्प देम, तो उनको हेल्प करनी चाहिए। द टीचर हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी, टीचर हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी, किस मेथड में टीचर की फॉर्मल अथॉरिटी होती है? लेक्चर में, प्रोजेक्ट में, दोनों में या नन में? लेक्चर में होती है जी। सॉरी क्या कह रही हैं? लेक्चर। हाँ ओके। 26 व्हेन अ टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन देन टीचर इज, व्हेन अ टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन, तो टीचर क्या होता है? वो इंस्ट्रक्टर भी होता है, फॉर्मल अथॉरिटी दोनों हो सकता है। हमने 5 टीचिंग स्टाइल पढ़े थे, टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी, टीचर एज अ कोलैबोरेटिव, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ डेलीगेटर, और टीचर एज अ कोलैबोरेटर, फैसिलिटेटर, डिमॉन्स्ट्रेटर,
और फैसिलिटेटर, फॉर्मल अथॉरिटी, ये 5 हमने पढ़े थे। व्हेन स्टूडेंट कंप्लीट द पिक्चर डायग्राम ऑफ असेंबली ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी ही इज यूजिंग, अब देखें वो डिफरेंट पिक्चर्स को मिला के पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंप्लीट कर रहा है, तो ये सिंथेसिस कर रहा है। इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू इंक्लूड मॉरल कैरेक्टर इन स्टूडेंट लर्निंग, इफ़ अ टीचर वांट्स टू इंक्लूड मॉरल कैरेक्टर प्रैक्टिस दैम हिमसेल्फ, तो उसको पहले वो चीज़ करनी, मिसाल के तौर पर भी स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है और बच्चों के सामने स्मोकिंग भी कर रहा हो, तो इस तरह उसको नहीं करना चाहिए, पहले ख़ुद उसको आइडियल होना चाहिए। तो मैकडैनियल ने कहा था कि वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट, तो ये उसने स्टेटमेंट है उसकी मॉडलिंग के हवाले से। वो कहता है कि मॉडलिंग क्या होती है, ये फीमेल को ज़्यादा पता होगा कि ये जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की वो जो मॉडल्स होती हैं वो चीज़ पहनती हैं, पहन के दिखाती हैं, तो फिर लोग उसको कॉपी करते हैं और वो जो ब्रांड है तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनकी कोशिश होती है कि वो ये जो मॉडलिंग उन लोगों से कराते हैं जिनका कम्युनिटी के अंदर एक नाम होता है, मिसाल के तौर पर फिल्म स्टार से करवाएंगे, ठीक है, तो मैंने किसी मशहूर सेलिब्रिटी से करवाएंगे ताकि उनको मज़ीद फेम मिले उनके उस ब्रांड को। इसी तरह ये उसने कहा था मैकडैनियल ने कि वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट, तो जो टीचर उसी तरह ही मॉडल है, तो उसने जो करना है ना, तो बाकी बच्चों ने उसको एज इट इज़ जो है वो अडॉप्ट करना है, जिस तरह हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग का। तो क्लास में टीचर एक मॉडल होता है, उसको मॉडल ही बन के रहना चाहिए। अ टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर इन, ये मैंने अभी बताया है कि फैसिलिटेटर जो है वो टीचर का रोल प्रोजेक्ट मेथड में होता है, फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो लेक्चर मेथड में होता है, डेलीगेटर जो है वो उसमें होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में होता है, कोलैबोरेटर वो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर होता है, ठीक है। ये फैसिलिटेटर एक्टिविटी या प्रोजेक्ट मेथड में। नेम ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी मेंशन इन अटेंडेंस रजिस्टर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, नन, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, बच्चों के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ये जी हमने 2 आज कर ली हैं, आई थिंक सो कि ये काफ़ी हैं, या ये भी कर लें, ये होगा तो आसान सा। सर वो कर लें। नहीं सर ये बहुत हैं तो और अभी बस ये एक क्वेश्चन सभी काम है। करना है। अच्छा चले, मैं क्वेश्चंस ये पेपर कर रहे हैं हम, 10-15 मिनट लगाएंगे। सर अभी रिसर्च का भी अभी क्या किया है? सर करवा रिसर्च की हमारी एमसीक्यूज, तो फाइनली इसको कल कर लेंगे। अच्छा next ठीक week है जी, कर लेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हाफ उसका, परसों उसका सेकंड हाफ, ये फिर पेपर इंशाल्लाह ताला परसों होगा, कल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है।